नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार को कवर करेंगे, जो कि आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग कुल 3 आर्टिकल को कवर करने वाले हैं, आर्टिकल 29, 30 और 31 को। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग आर्टिकल 28 तक अच्छे से उसको कवर किए थे, अच्छे से उसको समझे थे। इस वीडियो में हम लोग 3 आर्टिकल को अच्छे से समझेंगे, उसके सब क्लॉज को देखेंगे और एग्जाम में कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स पूछे जाते हैं उन सभी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी टेस्ट भी लगाएंगे, तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम आर्टिकल 29 को समझते हैं। देखिए, 29 में कहा गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 29 में ये बात कहा गया है। अब आपको समझना जरूरी हो जाता है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक क्या होते हैं। देखिए, अल्पसंख्यक को ही माइनॉरिटीज कहा जाता है और देश के अंदर जिनकी संख्या कम होती है, जिनकी जनसंख्या कम होती है, उनको अल्पसंख्यक कहा जाता है। क्योंकि अल्प का मतलब क्या होता है, बहुत कम, और संख्यक का मतलब संख्या, जिनकी संख्या बहुत कम हो तो उनको अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज बोलेंगे। और एक होता है बहुसंख्यक यानी मेजोरिटी, जिनकी संख्या देश के अंदर बहुत अधिक है, ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, तो उसको हम बहुसंख्यक के नाम से जानते हैं। अब देखिए, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक पता कैसे चलता है। तो भारत में अल्पसंख्यक को भाषा और धर्म के आधार पर तय किया जाता है कि कौन अल्पसंख्यक है। एक बार भाषा के आधार पर तय किया जाता है और एक बार धर्म के आधार पर। धर्म का मतलब कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे। और भाषा का मतलब कौन सा भाषा बोला जाता है, इस आधार पर अल्पसंख्यक को और बहुसंख्यक को तय किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को डिवाइड किया जाता है किस आधार पर, तो भाषा और धर्म के आधार पर। ठीक है। और फिर प्रश्न ये आ सकता है कि कौन ऐसा डिवाइड करता है, कौन बांटता है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में। तो एक आयोग है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है 1992 में एक रिपोर्ट पेश किया था और उसने कहा था कि 6 धर्म को अल्पसंख्यक घोषित किया था इस रिपोर्ट के द्वारा। और 6 धर्म कौन कौन से थे, तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध, पारसी। ये 6 धर्मों को इसने कहा था कि अल्पसंख्यक है भारत के अंदर, मतलब इनकी संख्या जो है बहुत कम है। और वही इस रिपोर्ट में कहा गया था कि हिंदू जो है वह बहुसंख्यक है, मतलब हिंदू की संख्या भारत के अंदर बहुत ज़्यादा है। और इसने कहा था कि लगभग 96.63 करोड़ जो है देश के अंदर हिंदू निवास करते हैं, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 79.8% है। मतलब लगभग 80% देश के अंदर हिंदू हैं और बाकी जो बचे 20% उसमें बाकी धर्मों के लोग हैं, यानी ये 6 धर्म के लोग हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी। ठीक है। तो आपने समझा कि अल्पसंख्यक को 2 आधार पर बांटा जाता है, एक भाषा और एक धर्म के आधार पर। तो हमने देख लिया कि धर्म के आधार पर, तो इसमें था कि हिंदू धर्म जो है बहुसंख्यक है, मतलब हिंदू धर्म की संख्या, जनसंख्या देश के अंदर बहुत ज़्यादा है। लगभग 96 करोड़ जनसंख्या है, जो कि कुल देश की जनसंख्या का 80% है। वही 6 ऐसे धर्म हैं जो कि अल्पसंख्यक है, मतलब उनकी संख्या कम है, 20% ही है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि देश के अंदर अल्पसंख्यकों की संख्या कितनी है, कितने अल्पसंख्यक धर्म हैं, तो 6 धर्म है, 6 धर्म का नाम आप ध्यान रखिएगा। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बहुसंख्यक कौन है हमारे देश में, तो हिंदू हैं, ये सबको पता होता है। उसके बाद देखिए, भाषा के आधार पर भी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक डिवाइड किया जाता है। देश में अलग अलग भाषा बोलने वालों की संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा देश में जो है हिंदी भाषा बोला जाता है और लगभग 53 करोड़ लोग जो है हिंदी भाषा बोलते हैं और अपने बोल चाल के भाषा में इस्तेमाल करते हैं हिंदी भाषा को। दूसरे नंबर पर आता है बंगाली भाषा, लगभग 9.7 करोड़ लोग बोलते हैं। तीसरे नंबर पर आता है मराठी, जो कि 8.3 करोड़ लोग बोलते हैं। और चौथे नंबर पर आता है तेलुगु, 8.1 करोड़ लोग बोलते हैं, लगभग में है सब। और सबसे लास्ट में आता है तमिल, जो कि 6.9 करोड़ लोग जो है लगभग तमिल भाषा का उपयोग करते हैं। मतलब यहाँ पर भी देखिए कि सबसे ज़्यादा जो है हिंदी भाषा बोला जाता है। तो देश के अंदर हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या क्या है, अधिक है।
तो हिंदी भाषा के आधार पर वो बहुसंख्यक हो गए। और सबसे कम जो है, सबसे कम मतलब हिंदी के बाद जो है सबसे कम ही आएगा। तो ऐसे प्रश्न नहीं पूछा जाता है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि देश के अंदर सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है, तो हिंदी है। लगभग 53 करोड़ लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। और दूसरे नंबर पर कौन सी भाषा आती है, तो बंगाली। तीसरे नंबर पर मराठी। लगभग आपको जो है 3 भाषा याद रखना है कि सबसे फर्स्ट पर आएगा हिंदी, दूसरे नंबर पर आएगा बंगाली और तीसरे नंबर पर आएगा मराठी। और इसका आंकड़ा भी याद रखना है लगभग में कि कितना करोड़ लोग जो है बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पूरा ओवरऑल में यही समझा कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक क्या होता है, और अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को डिवाइड कैसे किया जाता है। तो 2 आधार होता है, भाषा और धर्म के आधार पर। दोनों को हम लोगों ने अच्छे से समझा। अब देखिए आर्टिकल 29 का जो है 2 ठो सब क्लॉज है। आइए दोनों सब क्लॉज को हम लोग समझते हैं। देखिए आर्टिकल 29 के 1 में कहा गया है कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों, अब नागरिकों का मतलब कि चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे वो बहुसंख्यक हो, कोई भी हो, को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्राप्त है। मतलब आर्टिकल 29 के 1 में ये साफ-साफ कहा गया है कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में कोई भी नागरिक निवास करता है। जैसे 2800 राज्य है, 2800 राज्य में किसी भी राज्य में कोई भी नागरिक निवास करता है, तो उसको जो है अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 29 के 1 में। अब वह नागरिक जो है बहुसंख्यक में आता हो तो भी उसको अधिकार प्राप्त है, अल्पसंख्यक में आता हो तभी उसको अधिकार प्राप्त है। जैसे अल्पसंख्यक में मुस्लिम आ जाते हैं, सिख आ जाते हैं, पारसी आ जाते हैं, बौद्ध आ जाते हैं। तो ये सब जो है अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने के लिए जो चाहे वो कर सकते हैं, ये इनको अधिकार प्राप्त है। जैसे मुस्लिम है तो मुस्लिम अपने उर्दू भाषा के लिए और जैसे कि नमाज़ पढ़ने के लिए इन सब जो है इन सब को बनाए रख सकते हैं, क्योंकि ये उनकी भाषा है, ये उनके संस्कृति है। तो इसको अधिकार प्राप्त है कि अपने संस्कृति और भाषा को बनाए रख सकते हैं। उनको इसके लिए कोई भी रोक-टोक नहीं है और ना ही इसको कोई रोक सकता है। अगर रोकता है तो ये फिर मूल अधिकार का हनन है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। तो उनको ये सबका अधिकार है। ठीक है? वही आर्टिकल 29 के 2 में कहा गया है कि राज्य वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में केवल भाषा, मूलवंश, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए, राज्य वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान का मतलब क्या होता है कि मतलब वैसा संस्थान जो सरकारी धन से चल रहा है। कोई भी शैक्षणिक संस्थान हो, एजुकेशनल, जो सरकारी धन से चल रहा है, वहाँ पर जो है किसी भी व्यक्ति से, केवल शब्द पर ध्यान दीजिएगा, कहा है कि किसी से भी केवल भाषा, मूलवंश और जाति, इन 3 आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। बाकी किसी चीज़ पर अगर भेदभाव करना है तो आप कर सकते हैं। किसी से भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप उर्दू बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, इस आधार पर। मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा कि आप अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, इस तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। शैक्षणिक संस्थान में जहाँ पर एजुकेशनल सब है, जहाँ पर एडमिशन लिया जाता है, वहाँ पर बाकी किसी चीज़ में भेदभाव किया जा सकता है। इसीलिए केवल शब्द को जोड़ा है कि केवल का मतलब इन्हीं 3 के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, बाकी पर आप भेदभाव कर सकते हैं। जैसे क्वालिफ़िकेशन पर, जैसे मान लीजिए किसी विश्वविद्यालय में चाहे किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए क्वालिफ़िकेशन सेट किया गया है कि आपका ये क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए तब आप एडमिशन ले सकते हैं। अब आपका वो क्वालिफ़िकेशन ही नहीं है और जा रहे हैं आप एडमिशन लेने, तो वहाँ पर आपको जो है प्रवेश नहीं किया जाएगा, आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि आप जो है क्वालिफ़ाइड नहीं हैं, जो चाहिए वो आपके पास नहीं है। इसलिए वहाँ पर आपसे भेदभाव हो गया, आपका एडमिशन नहीं होगा। जिसके पास क्वालिफ़िकेशन वह होगा, उसका एडमिशन हो जाएगा। इसीलिए केवल शब्द को जोड़ दिया गया है कि भाषा, मूलवंश, जाति, इस 3 के आधार पर आप किसी से भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। बाकी किसी चीज़ों पर भेदभाव हो सकता है। तो आर्टिकल 29 का 2 आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक है? अब देखते हैं हम आर्टिकल 30 को। आर्टिकल 30 में कहा गया है अल्पसंख्यकों को शिक्षा संरक्षण। मतलब जो अल्पसंख्यक है उनके शिक्षा को संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 30 के 1 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक अपनी पसंद की शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन कर सकते हैं। अब स्थापना और प्रशासन जो है आपको पता है, स्थापना का मतलब कोई भी शिक्षण संस्थान जैसे कॉलेज हो गया, कोई बोर्ड हो गया, उसको स्थापित करना, और उसका प्रशासन करना मतलब उसका संचालन, देख रेख कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? तो अल्पसंख्यक।
कितने अल्पसंख्यक हैं? तो 6 अल्पसंख्यक मैंने आपको बताया था, 6 धर्म जो है अल्पसंख्यक है। उन 6 धर्मों को ये अधिकार दिया गया है कि वो अगर आप चाहें तो अपने शैक्षणिक संस्थान, जो शिक्षण संस्थान है, उसकी स्थापना कर सकते हैं, प्रशासन कर सकते हैं। राज्य उसको जो है अनुदान देगी, मतलब पैसा देगी सरकार उनको। ये बात आर्टिकल 30 के 1 में कहा गया है। ठीक है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 30 का 2। इसमें कहा गया है कि राज्य जो है वो अल्पसंख्यक के शिक्षण संस्थानों के साथ अनुदान देने में भेदभाव नहीं करेगा। इसके पहले हम लोग आर्टिकल 30 का 1 पढ़े, तो उसमें मैंने आपको बताया कि अल्पसंख्यक जो है अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं, उसका प्रशासन कर सकते हैं। तो बताइए, जब स्थापना करेंगे तो उनके पास पैसा कहाँ से आएगा? अल्पसंख्यकों के पास। तो कौन देगा? राज्य देगा। तो वही बात आर्टिकल 30 के 2 में कह दिया गया है कि राज्य जो है अनुदान देने में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। जितना जो है बहुसंख्यकों को वो अनुदान देगा, ठीक उतना ही अल्पसंख्यकों को भी अनुदान देगा, उनकी मदद करेगा, ताकि वो अपने शिक्षा और संस्कृति को बचाए रखने के लिए, अपनी भाषा को बचाए रखने के लिए वह शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उसका प्रशासन कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो उतना धन है नहीं। तो राज्य उनकी मदद करेगा ताकि वो स्थापना करे शैक्षणिक संस्थानों का। यही बात जो है आर्टिकल 30 के 2 में कहा गया है कि राज्य इस आधार पर किसी भी अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। तो ये था संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया था। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 31 को। देखिए, आर्टिकल 31 को जो है अब ख़त्म कर दिया गया है। इसमें था संपत्ति का अधिकार, जो कि निरसन कर दिया गया है। संपत्ति के अधिकार जो है अब मूल अधिकार नहीं है, अब एक कानूनी अधिकार बन गया है। 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया और उसको जो है अनुच्छेद 300 के क में जोड़कर कानूनी अधिकार बना दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। आपको ध्यान रखना है कि संपत्ति का अधिकार अब जो है मूल अधिकार नहीं है, अब यह कानूनी अधिकार बन गया है। अब किस में चला गया है? तो आर्टिकल 300 के क में चला गया है संपत्ति का अधिकार, जो कि पहले आर्टिकल 31 में था। ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग आर्टिकल 32 को विस्तार से समझेंगे। इसके लिए पूरा एक फुल वीडियो लगेगा, जिसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार है, बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है मौलिक अधिकार का। उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। आइए इसका जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। अब आइए हम प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? अगर आपको आंसर पता होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि नहीं होगा। ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का अधिकार, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, राइट है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार जो है ये अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है, यानी अल्पसंख्यकों के लिए है, जो देश के अंदर अल्पसंख्यक है उनके लिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो मैंने आपको आर्टिकल 30 बताया था कि अल्पसंख्यकों के शिक्षा संरक्षण था, और 30 के 1 में जो था अल्पसंख्यक, उसमें कहा गया था कि अल्पसंख्यक अपनी पसंद के जो है शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उसका प्रशासन कर सकते हैं। तो 30 का 1 तो नहीं दिया है, लेकिन 30 दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्टिकल 30। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया गया है? तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि भारत में अल्पसंख्यकों को 2 आधार पर डिवाइड किया जाता है, एक भाषा के आधार पर और एक धर्म के आधार पर। तो इसमें पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यक का उल्लेख है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक, क्योंकि भारत में 2 ही आधार है अल्पसंख्यक के डिवाइड करने का, भाषा और धर्म। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा कितने धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर जो है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में कितने अल्पसंख्यक हैं धर्म के आधार पर। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। और बहुसंख्यक कितने हैं उसका नाम भी आप लिखिएगा।